गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ रहे थे पुरापाषाण काल, जिसमें पाषाण काल हमने पढ़ लिया था, ताम्र युग हमने पढ़ लिया था और आज का हमारा जो पॉइंट है वो है कांस्य युग से संबंधित, जो हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, चनहुदड़ो संस्कृति, इनके बारे में है। तो आज का जो है प्रथम भाग हम शुरू करते हैं, जिसमें अनेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्न उत्तर। शुरू करते हैं हमारा आज का जो है हड़प्पा संस्कृति, जो कांस्य युगीन सभ्यता जिसको माना जाता है, और इसका नगरीकरण, क्योंकि नगरीकरण ये हड़प्पा संस्कृति में नगरों की जो बनावट थी वो बहुत ही अच्छे प्रकार की थी, इसलिए यहाँ पर नगरीकरण लिखा गया है। तो ये कांस्य युगीन जो हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा संस्कृति है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी सेकंड ग्रेड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड के अलावा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहर कब और किसे मिली थी? मतलब इसमें हड़प्पा संस्कृति में क्या है, मोहर का प्रयोग ज़्यादा होता था। मोहर जो होती है तो वो 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उनको मिली थी। लेकिन अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, इन्होंने इसका महत्व ज़्यादा नहीं समझा था। उसके बाद में हड़प्पा संस्कृति की खुदाई का काम कब और किसने शुरू किया था? तो हड़प्पा संस्कृति की जो खुदाई का काम था वो अपने भारत के पुरातत्वविद थे दयाराम साहनी, उन्होंने किया था। वो किया था 1921 ईस्वी में। तो हड़प्पा संस्कृति की खुदाई काम किसने किया? दयाराम साहनी ने किया और 1921 ईस्वी में शुरू किया था। हड़प्पा संस्कृति कहाँ तक फैला हुआ है? मतलब जो हड़प्पा संस्कृति पनपी थी प्राचीन काल में, वो कहाँ तक फैली हुई है? तो वो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का मतलब है जो पहले का संयुक्त भारत था। संयुक्त भारत में क्या क्या? आपका पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो देश, भूटान, ये जो देश अलग बने हैं, पहले जो एक संयुक्त देश था भारत, उसके पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिमी और उत्तरी भाग में, मतलब आप लगा के देखिए तो वर्तमान समय में ये समय क्या है, पाकिस्तान, राजस्थान, हरियाणा और ये इस साइड का जो हिस्सा है, इसमें अत्यधिक मात्रा में पनपी थी। बाकी ये सभ्यता वैसे पूर्व में उत्तर प्रदेश तक भी फैली हुई है। तो इसका जो विस्तार है वो बताएंगे, लेकिन जो पहले ये थी वो उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप था, जो संयुक्त भारत था, उसके पश्चिमोत्तर भाग में ये सभ्यता अत्यधिक मात्रा में फैली हुई थी। हड़प्पा संस्कृति किस नदी के किनारे पर पनपी थी? तो ये सिंधु सभ्यता का मतलब सिंधु सभ्यता के दौरान ये हड़प्पा संस्कृति है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ये आती है, जो कांस्य युग में है। ये सिंधु नदी के किनारे पर ये सभ्यता पनपी थी। आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति का जो प्रारंभ और अंत है, उसके लिए कौन सा मतलब समय तय किया है? जो प्रारंभ हुई मतलब शुरुआत हुई और लास्ट में अंत होते होते लास्ट में जो अंत हुआ था, वो जो समय माना जाता है वो माना जाता है इसका 2900 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। मतलब इनिशियल से अंतिम लास्ट तक। और जो दूसरा देखिए, हड़प्पा संस्कृति का परिपक्व काल क्या माना जाता है? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हड़प्पा संस्कृति का प्रारंभ और अंत अगर पूछा जाए नॉर्मली, तो वो 2900 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व होता। लेकिन इसका परिपक्व काल कौन सा था? मतलब ये अच्छी फलने फूलने लगी थी संस्कृति, तो वो कौन सा काल था? तो वो था इसका 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। क्योंकि जो पहले के 2900 ईसा पूर्व से 200-300 साल जो थे, उसमें ये सभ्यता इतनी डेवलप नहीं हुई थी। धीरे धीरे ये एकदम डेवलप हो गई थी, और उसके बाद से इसको परिपक्व काल 2600 से माना जाता है। और ये इसका चरम सीमा पर रही थी 1900 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। 1750 ईस्वी में सभ्यता का विनाश हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने इलाके में हुआ था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, जो हमें आज पुरातत्वविदों को जो इलाका मिला है, वो कितना इलाके में फैला हुआ था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, मतलब बहुत बड़ा इलाका है। वर्तमान जो पाकिस्तान है उससे भी
बड़ा इलाका है ये, जिसमें सिंधु सभ्यता फैली हुई है। सिंधु सभ्यता के अंदर अनेक संस्कृति आती है, हड़प्पा आती है, आपकी मोहनजोदड़ो आती है, चन्हूदड़ो आती है, तो ये अनेक संस्कृतियां हैं। तो जो सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंतर्गत उसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई? अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो भी संस्कृति पनपी थी, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चन्हूदड़ो हो, तो ये सभ्यता क्या है, उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। दक्षिण में ये नर्मदा नदी के मुहाने तक फैली हुई है। दक्षिण में क्या है, नर्मदा नदी जो बहती है साउथ में, वहां तक ये फैली हुई है। उसके बाद पश्चिम में बलूचिस्तान तक है ये, बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट तक पश्चिम में फैली हुई है। ये बलूचिस्तान में सुत्के-गंडोर एक जगह है, वहां तक है ये। और पूर्व में मेरठ उत्तर प्रदेश तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। जो वर्तमान में खुदाई के इसके अवशेष मिले, तो इस इलाके के बीच में ये अवशेष मिले हैं। आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन आपका जो है, अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के कुल कितने स्थानों का पता चला है? ये जैसे सिंधु घाटी सभ्यता 12,99,000 किलोमीटर में लगभग फैली हुई है, वर्ग किलोमीटर में, तो उसके 2800 ऐसी जगह मिली है जहां पर सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब उसमें संस्कृति कहीं भी रही हो, चाहे हड़प्पा रही हो, चाहे मोहनजोदड़ो रही हो, चाहे चन्हूदड़ो रही हो, इसके अलावा भी और संस्कृतियां, तो उनमें से संस्कृति कोई भी रहो, लेकिन ये सारी सिंधु सभ्यता की संस्कृतियां हैं। तो ये 2800 स्थान इसके मिल चुके हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? हड़प्पा संस्कृति की जो मुख्य विशेषता थी वो थी नगर योजना प्रणाली। इनका जो नगर होता था बहुत ही अच्छी तरीके से, इनका जो लोगों के घर थे, बसावट थी, वो बहुत बेहतरीन प्रकार की थी। प्रॉपर तरीके से रोड, गलियां, नाली, इनके घर एकदम एकदम अच्छे, मतलब एक डेवलप सिटी की तरह इनके घर हुआ, डेवलप देश की तरह इनके घर थे। और इनकी जो घरों की जो गेट थे ना, जो गेट थे वो गेट रोड की तरफ नहीं खुलते थे, रोड से अपोजिट साइड में इन घरों के गेट खुला करते थे। हड़प्पा संस्कृति के नगर एवं सड़कों की क्या विशेषता है? हड़प्पा संस्कृति में जो नगर थे, उनकी सड़क थी, उनकी क्या विशेषता? उनकी विशेषता है वो किस तरह से बने हुए थे? नगर एवं सड़क ग्रिड रूप में बनी हुई थी। अब देखिए, ग्रिड रूप में बनी हुई थी मतलब ग्रिड। अब ग्रिड क्या है? जैसे ग्रिड आपका ये हो गया, ये मैं लाइन मारता हूं, ये आपका इस तरह से, ये आपका हो गया ग्रिड, ग्रिड हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये ग्रिड बना हुआ है, और ये मान लीजिए ये इनका रास्ता है, रोड है, मान लीजिए ये वाला, तो ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनमें क्या है, इनके घर थे। तो मतलब ग्रिड मतलब समानांतर एक वर्गाकार या आयताकार हिस्से में इनके घर बने हुए हैं, और प्रॉपर मतलब 90 डिग्री पर इनकी रोड जो बनी हुई थी वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। तो ये ग्रिड इसको बोलते हैं कि बिल्कुल 90 डिग्री पर रोड, चाहे प्लॉटिंग, चाहे उनका जो नाली, चाहे उनका और भी जो भी इलाका है, जो रहने की व्यवस्था थी, वो 90 डिग्री पर काटती थी, इसलिए ग्रिड रूप में बनी हुई थी। तो इसके नगर और सड़कों की ये विशेषता थी। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस क्षेत्र में हुआ था? कपास का उत्पादन जो हुआ था सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत ही हुआ था। सिंधु क्षेत्र को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? अब देखो, यूनानी जो आए थे वो यूनानी कौन आए थे? यूनानी आए थे आपके जो अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर जो आया था, यूनान से आया था वो। तो यूनानी लोग जो थे वो सिंधु क्षेत्र को सिंडन के नाम से जानते थे, सिंधु से ही सिंडन, तो वो लोग इस सिंधु क्षेत्र को सिंडन बोलते थे। तो सिंडन के नाम से सिंधु क्षेत्र को यूनानी जानते थे या पुकारते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय जो पशु था वो क्या था? तो उनके अवशेष जो मिले हैं उनमें कुबड़ वाले सांड का अत्यधिक अवशेष मिले। इससे मतलब आइडिया लगाया गया कि कुबड़ वाला सांड अत्यधिक इनको सिंधु सभ्यता वासियों को प्रिय था। घोड़े के अस्तित्व के संकेत जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी संस्कृति में मिले? मतलब ऐसे अवशेष मिले कि घोड़ा उस वक्त में था, तो वो कौन, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी संस्कृति में मिले? वो मिले मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में घोड़ा होने के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, मतलब उस टाइम पे ये सिक्के नहीं चला करते, किंतु उनके लेन देन का क्या साधन था? अब ये मतलब आज की तरह जो सिक्के हैं या कैश है इस तरह से नहीं था। तो इनका जो लेन देन होता था वो लेन देन किससे होता? विनिमय के द्वारा होता। अब ये विनिमय क्या होता है? विनिमय ये है कि ये एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते थे। इनका विनिमय होता था कि भाई हमारे पास में अगर
गेहूँ ज़्यादा पैदा हो रहा है तो हम गेहूँ आपको दे देते हैं, और आपके पास में अगर कपास ज़्यादा पैदा हो रही है तो कपास आप हमको दे दीजिए। मतलब सामानों की अदला-बदली करते थे कि मेरे पास जो ज़्यादा सामान है मैं आपको दे देता हूँ, और आपके पास जो आपकी आवश्यकता से ज़्यादा सामान है वो मुझे दे दीजिए। तो इस तरह का ये विनिमय करते थे, क्योंकि उस वक़्त में सिक्के नहीं चले थे या सिक्के होने के कोई अवशेष नहीं मिले थे। सिंधु सभ्यता के लोग सामानों का आदान-प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे करते थे? क्योंकि ये संस्कृति डेवलप थी, तो इन्होंने क्या है, अरब सागर के तट से जहाज़ों के द्वारा भी ये करते थे, सागर के बीच से होकर के, और बैलगाड़ियों से भी ये लोग सामानों का आदान-प्रदान करते थे, जो विनिमय करते थे। इनमें समुद्र से में जहाज़ों में समुद्र के मार्ग से और पृथ्वी मार्ग से गाड़ियों के माध्यम से ये सामान का आदान-प्रदान किया करते थे, ऐसे अवशेष मिले हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख में किसके साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा की? अब जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो मेसोपोटामिया है, उसके उसमें एक अभिलेख मिला था, उसमें किसी जगह पर, किसी देश या किसी शहर के मतलब नाम लिखा था कि इनसे इनका व्यापारिक संबंध था, और वो था मेलुआ के साथ। मेलुआ जो जगह थी, उनके साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। और ये मेलुआ क्या था? तो देखते हैं मेलुआ किस क्षेत्र को कहा जाता था। तो मेलुआ यही सिंधु क्षेत्र को कहा जाता था। जो सिंधु सभ्यता जो पनपी है, ये क्षेत्र था, इसको पहले मेलुआ कहा जाता था, और इस मेलुआ के साथ में मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उनके मतलब व्यापारिक संबंध होने के अवशेष मिले हैं। कौन सी संस्कृति में मिट्टी की पकी हुई मूर्ति के गर्भ से पौधे निकलता हुआ दिखाई दिया है? देखिए, कौन सी संस्कृति में क्या है, मिट्टी की एक स्त्री की मूर्ति है पकी हुई जो मिट्टी की, और उसके गर्भ से क्या है, पौधा निकल रहा है। इस तरह के अवशेष मिले हैं या इस तरह की मूर्तियां मिली है। तो इससे प्रतीत होता है कि ये मतलब जो स्त्री का जो रूप है, उसको पृथ्वी माँ के रूप में मानते होंगे, और उससे पौधा निकल रहा है, तो वहां से वो मतलब चीज़ों की उत्पत्ति होती है या प्रकृति की उत्पत्ति होती है, तो उसका संकेत है ये। तो ये इस तरह के संकेत या इस तरह की जो मूर्ति मिली थी, वो हड़प्पा संस्कृति के अंदर मिली थी। तो याद रखना, मिट्टी की पकी हुई स्त्री की मूर्ति के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का अवशेष कौन से सभ्यता में मिला था? तो वो सिंधु सभ्यता की हड़प्पा संस्कृति के अंदर मिला था। हड़प्पा संस्कृति में पुरुष देवता के रूप में क्या मिला है? मतलब पुरुष देवता के रूप में, क्योंकि इनको धार्मिक या अपने इष्ट के बारे में या देवी देवताओं के बारे में जानकारी थी। तो एक मोहर इनके पे क्या है, जो देवी देवताओं के निशान होते थे वो मोहर पे होते थे। तो एक मोहर जिसके सर पर 3 सींग और वह योग की मुद्रा में बैठा है। मतलब एक मोहर इस तरह की मिली है जिसके ऊपरी हिस्से में 3 सींग है, जिस तरह से अशोक स्तंभ में 3 मुँह हैं, इस तरह से इसमें 3 सींग हैं, और वो जो आदमी है वो योग की मुद्रा में बैठा हुआ है। तो इस तरह उससे भी आइडिया लगाया कि इनका कोई पुरुष देवता के रूप में ये कोई इष्ट देव होता होगा, जिसका ये अवशेष मिले हैं, जिसके सर पर 3 सींग हुआ करते थे। उस मोहर में, जो मोहर में जिसमें देवता के रूप में मिले हैं, उसमें चित्रित देवता को किस नाम से जाना जाता था? तो उस देवता को पशुपति के नाम से जाना जाता था। मतलब वो इस भगवान शिव का इस तरह का कोई अवशेष मिला है, जो वो मोहर के ऊपर जो चित्र है वो पशुपति महादेव का बताया जाता है। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला? जो सबसे पुराना नमूना था वो 1853 ईस्वी में मिला था, जो कनिंगम को मिला था। हड़प्पा सभ्यता की पूरी लिपि कब प्रकाश में आई? मतलब जो इनका जो नमूना मिला था लिपि का, वो तो 1853 में मिला था, और इसकी संपूर्ण लिपि जो है हड़प्पा संस्कृति की, वो मिली थी 1923 में। मतलब 1923 में इनकी जो लिपि है उसकी सारी चीजें मिल गई थी, लेकिन उन लिपियों को कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, तो ये 1923 में इनकी संपूर्ण लिपि के प्रकाश में आ गई थी, या ये जो खोजकर्ता थे या पुरातत्वविद थे, उनको ये पूरी लिपि मिल गई थी, लेकिन जो फर्स्ट नमूना था लिपि का वो 1853 में मिल चुका था। हड़प्पाई लिपि की किस प्रकार की थी? ये लिपि जो मिली थी 1923 में संपूर्ण लिपि, वो किस प्रकार की थी? तो ये वर्णनात्मक नहीं थी, बल्कि ये चित्रलेखात्मक थी। मतलब जैसे वर्णनात्मक हम लिखते हैं, किसी का वर्णन करते हैं, तो वर्णनात्मक उसको पढ़ा जा सके, इस तरह का नहीं था। अक्षर नहीं थे, कोई वर्णमाला नहीं थी, लेकिन ये चित्र के रूप में इनकी लिपि मिली है, जिसमें जैसे मोहर के ऊपर किसी जानवर का चित्र बना दिया, किसी देवता का जैसे 3 सींग वाला मिला, कोई पौधा में स्त्री का चित्र जिसमें पौधा, मतलब इस तरह के इनकी मतलब लेखन कला हुआ करती थी, जो चित्र लेखात्मक थी, ना कि वर्णमाला के अनुसार। तो आज तक उनको कोई पढ़ भी नहीं पाया है।
हड़प्पाई लोग मापने के लिए किसका प्रयोग करते थे? मान लीजिए किसी चीज़ को नापते हैं हम, जैसे आप मीटर से नापते हैं या किलोमीटर के उस तरह से नापते हैं या फीते से, जो भी हमारे यहाँ नापने के तरीके हैं, तो पहले इनके पास में एक डंडा हुआ करता, उस पर निशान लगे हुए थे और उस डंडे से ये मतलब चीज़ों को नापते थे। इस तरह के अवशेष हड़प्पाई संस्कृति में मिले हैं। सिंधु शब्द का प्रयोग जो है करने वाले पहला पुरातत्वविद कौन थे? मतलब सिंधु शब्द का जो प्रयोग किया पहला, वो कौन से पुरातत्वविद थे? वो थे सर जॉन मार्शल। मार्टियर व्हीलर ने हड़प्पा को क्या कहा? मार्टी व्हीलर जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने हड़प्पा को क्या कहा? वो कहा है सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश। मतलब सुमेरियन सभ्यता जो थी उसका उपनिवेश कहा है किसको? हड़प्पा संस्कृति को। और ये किसने कहा है? मार्टियर व्हीलर ने। हड़प्पा संस्कृति का पतन विशेषज्ञों के अनुसार कैसे हुआ? अब देखिए, हड़प्पा संस्कृति अच्छी फूली फली थी, अच्छा इसमें नगर निर्माण था, अच्छे रोड व्यवस्था थी, अच्छी नालियों की व्यवस्था थी। यहाँ के लोग व्यापार के लिए जहाज़ों का प्रयोग करते थे, गाड़ियों का प्रयोग करते थे और देश में और देश के अतिरिक्त विदेशों में भी व्यापार करते थे। मतलब एक डेवलप संस्कृति थी हड़प्पा संस्कृति। अब इसका विनाश हो गया, कैसे हुआ? जैसे 1900 ईस्वी के बाद से इसका विनाश शुरू हुआ, 1750 आते आते ये सभ्यता बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो कैसे हुआ ये? तो इसके क्या है, अनेक जो जानकार है या फिर जो पुरातत्ववेत्ता है, उनके अनुसार अलग अलग मत क्या है कि इनका विनाश कैसे हुआ होगा। एक आइडिया लगाया लोगों ने, तो वो था कि व्हीलर और जो गार्डन थे उनके अनुसार आर्यों द्वारा इनका विनाश किया गया। मतलब व्हीलर और जो गार्डन जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने बताया कि आर्य संस्कृति पनप गई थी उस वक्त में और आर्य लोगों ने इनका विनाश कर दिया था, तो इस कारण से विनाश इनका हुआ, ऐसा मानना है व्हीलर और गार्डन का। उसके बाद में है मार्शल मैके और एस आर राव के अनुसार। ये मार्शल मैके और एस आर राव के अनुसार भीषण बाढ़ के कारण इनकी ये संस्कृति नष्ट हुई। सिंधु नदी में या उनकी सहायक नदियों में भीषण बाढ़ आई और इस कारण से सभ्यता नष्ट हो गई। ये मानना है मार्शल मैके और एस आर राव का। डीडी कौशाम्बी के अनुसार मोहनजोदड़ो में आगजनी द्वारा विनाश हुआ। मतलब डीडी कौशाम्बी जो थे, उन्होंने बोला कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी उसमें आग लगी और आग के कारण पूरी संस्कृति जल करके नष्ट हो गई, ऐसा मानना है डीडी कौशाम्बी का मोहनजोदड़ो संस्कृति के बारे में। उसके बाद में ओरल स्टाइन के अनुसार वर्षा की कमी से कृषि व पशुपालन का विनाश हुआ। ये ओरल स्टाइन थे, इन्होंने बोला कि वर्षा कम होने लगी थी जिस कारण से कृषि नहीं हुई और पशुपालन भी नहीं हो पाया, इस कारण से इसका विनाश हुआ। डेल्स के अनुसार भूकंप के द्वारा विनाश हुआ। डेल्स बोलता है कि उस वक्त में भूकंप आया और ऐसा भूकंप आया कि पूरी संस्कृति तहस नहस हो गई थी, तो ये भी हो सकता है। दयाराम साहनी के अनुसार जल प्लावल एवं भूतत्विक परिवर्तनों के विनाश से हुआ। जो दयाराम साहनी है, जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने बोला कि भाई जल प्लावन मतलब इतनी वृष्टि, इतना जल का हो गया पृथ्वी पर कि सारी सृष्टि उसमें डूब गई, जो संस्कृति थी वो डूब गई थी। और भूतत्विक परिवर्तन हुए, जो पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन हुए, इस कारण इसका विनाश हुआ। तो भारतीय जो पुरातत्वविद है दयाराम साहनी, उनका मानना ये है। ओरल स्टाइन व अमलानंद घोष के अनुसार ओलावृष्टि और जलवायु परिवर्तन के द्वारा इसका विनाश हुआ। तो ओरल स्टाइन और अमलानंद घोष है, इन्होंने बताया कि भाई ओलावृष्टि हुई और जलवायु परिवर्तन हुआ जिस कारण से इस सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा संस्था का विनाश हुआ। कनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं द्वारा विनाश हुआ। कनेडी बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या है? अतिवृष्टि हो गई, भूकंप हो गया या फिर ओलावृष्टि हो गई या फिर सूखा पड़ गया, इन कारणों से इस सभ्यता का विनाश हुआ है। कोलकाता व कराची के सब परीक्षकों के अनुसार, जो कोलकाता और कराची के जो शवों का परीक्षण किया गया, इस सभ्यता के शवों का जो अवशेष मिले उनका, तो उसमें बताया गया कि महामारी के कारण एक महामारी फैली और जिसके कारण से संपूर्ण सभ्यता या संपूर्ण संस्कृति नष्ट हो गई थी। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण ये मतलब संस्कृति नष्ट हुई। तो सर जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता, जो प्रशासक थे, जो पहले क्या है इनके यहाँ पर जो मुखिया हुआ करते थे, राज व्यवस्था तो थी नहीं, इस तरह का कोई अवशेष नहीं है, लेकिन मुखिया हुआ करते थे, जो उनकी शिथिलता के कारण ये इनका विनाश हुआ। या हो सकता है कि उनका कहना ये हो कि किसी दूसरी सभ्यता के लोगों ने इन पर आक्रमण किया और प्रशासन संभालते थे, उन लोगों ने कोई एक्टिविस्ट नहीं दिखाई, इस कारण से इसका विनाश हुआ। तो अनेक जो सदस्य है जिनको जैसे अवशेष मिले उसी हिसाब से इन लोगों ने अपने अपने आइडिया लगा लिया या फिर जांच में पता चला कि भाई इस कारण से इनका विनाश हुआ होगा। तो दोस्तों, ये कांस्य युगीन सभ्यता की
हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमने पढ़ा। बाकी बची हुई संस्कृतियों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, इसमें तो कोई डाउट रखना ही नहीं है। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको ठीक से पढ़ना है और परीक्षा से पहले आपको इसका रिवीजन भी करना है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपको क्लास कैसी लगी उसके बारे में कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।